हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, आज हम दो बीटन डाउन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पेटीएम और आइडिया, और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन स्टॉक्स में इस वक्त एंट्री की जा सकती है। तो अगर हम आइडिया सेलुलर की बात करें तो इस स्टॉक में मंथ ऑन मंथ हमें पिछले एक साल से लगातार रिकवरी होती हुई दिख रही है। अब देख सकते हैं किस तरीके से मंथ ऑन मंथ यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक 6 रुपये से 16 रुपीज़ तक नॉन स्टॉप पहुँच गया। वहीं पेटीएम में अगर आप देखिए तो पिछले एक साल से वहाँ पर गिरावट हो रही है, आईपीओ आने के बाद से गिरावट हो रही है, फिर रिकवरी हुई और अभी जो रिसेंट जो बैंकिंग का जो भी आरबीआई ने एक्शन लिया उसकी वजह से फॉल हुआ। लेकिन यहाँ पर भी हमें 335 रुपीज़ से करीब 25 से 30% की रिकवरी होती हुई दिख रही है। तो क्या इस वक्त इन स्टॉक्स में हम एंट्री कर सकते हैं? काफ़ी लोग हमसे ये जानना चाह रहे हैं और इन जनरल एक क्यूरोसिटी है, क्योंकि जब स्टॉक इस तरीके से गिरता है तो लोगों को लगता है क्या अब इसमें वैल्यू है, क्या इस वक्त हम स्टॉक्स में को एक्यूमुलेट करके एक मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। पहले हम आइडिया सेलुलर के बारे में बात करते हैं। तो आइडिया सेलुलर यानी कि वीआई का अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मार्केट शेयर को देखते हैं, क्योंकि यहीं से हमें सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए इस स्टॉक का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको क्विकली बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप का जो यहाँ पर होल्डिंग है 18% है, वोडाफोन यूके का 32% है। तो अगर आप देखिए अगर गवर्नमेंट को हटा दे तो एक तरीके से ये एक बाहर की कंपनी ही इसकी प्राइमरी ओनरशिप है। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट के पास 33% स्टेक है। तो ये कैसे आया? तो दोस्तों अगर हम पीछे जाके देखें तो अगस्त 2018 में जब जियो ने अपने बिजनेस को टेलीकॉम में बढ़ाना शुरू किया तो काफ़ी टेलीकॉम की कंपनीज़ को जो उससे दिक्कतें हुई। उसमें से आइडिया जो कि इंडिपेंडेंटली रन करती थी कंपनी, और साथ ही वोडाफोन जिसे हच ब्रांड के नाम से भी जाना जाता था वो भी एग्जिस्ट करती थी। तो दोनों के बिजनेस में काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ा और दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम मर्ज करके एक तीसरी पावरफुल कंपनी बनाते हैं और हम भारती और एयरटेल दोनों से compete कर पाएंगे। उस वक्त इन दोनों का अगर आप देखें तो मार्केट शेयर जो था करीब 19% के आसपास था। वोडाफोन का करीब 19.3% था और अगर हम आइडिया की बात करें तो 18.6% के आसपास था। वोडाफोन का थोड़ा सा ज़्यादा था बट मोटा मोटा दोनों का सेम था। तो 38% इनका मार्केट शेयर, कंबाइंड मार्केट शेयर बन जाता था और 4.4 करोड़ इनके सब्सक्राइबर थे। तो उस वक्त इन्वेस्टर कम्युनिटी को लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा फैसला हो गया है और दोनों के अपने अच्छे ब्रांड हैं, दोनों पावरफुल प्रोमोटर्स से बैक्ड अप हैं, तो ये रिलायंस और भारती को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने उस टाइम इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हो पाई जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और इन कंपनीज ने एक्सपेक्ट किया था। 2 साल में यानी 2020 आते आते इनका मार्केट शेयर 38% से गिर के 25% हो गया और इनका सब्सक्राइबर बेस 4.4 करोड़ से 2.95 करोड़ हो गया। और इसके बाद भी ये गिरावट का सिलसिला चलता रहा और 2023 आते आते इनका 19% का खाली मार्केट शेयर रह गया है। अब देखिए जो अगर साइज़ के हिसाब से देखें तो अभी भी इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लेकिन प्रॉब्लम इस कंपनी में क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो गवर्नमेंट पिक्चर में कैसे आई? वो ऐसे आई कि इनके जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ थे, एजीआर ड्यूज़ थे, वो बढ़ते जा रहे थे और उनके बिजनेस भी लगातार घटता जा रहा था और वो कर्जे में दबते जा रहे थे, कर्जे उनके बढ़ते जा रहे थे। जब वो एक ऐसे सिचुएशन में आया कि उनके प्रोमोटर्स ने बोल दिया भाई ये कंपनी तो हम नहीं चला पाएंगे, जिस तरीके से रिलायंस को पूरे ग्रोथ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की छूट दी गई है उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम तो ये कंपनी को शायद क्लोज कर दें। इस तरीके की जब थ्रेट उनके प्रमोटर्स देने लगे तब सरकार को लगा कि यार अगर ये कंपनी डूब जाती है तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पड़ जाएगा, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। तो गवर्नमेंट आगे आई और उन्होंने जो उसके ड्यूज़ थे करीब 19,000 करोड़ के ड्यूज़ थे आइडिया को, उसको उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि आपको ड्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है बट हम शेयर होल्डर बन जाएंगे।
ये एक बहुत बड़ी पहेली है कि जो गवर्नमेंट लगातार पीएसयूज़ को बेच रही है, वो क्यों एक प्राइवेट कंपनी में स्टेक खरीद कर एक नया पीएसयू बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये गवर्नमेंट की क्या मंशा है नहीं पता, कुछ स्पेकुलेशंस हैं जो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पिक्चर में आई। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी के ऊपर लगातार आप देखिए कर्जे बढ़ते जा रहे थे। इस वक्त 2.14 ट्रिलियन रुपीज यानी कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस डेट है कंपनी के पास। 70,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज गवर्नमेंट के पास है और 12 मंथ अगले 12 महीने में करीब 5,400 करोड़ की इनको ज़रूरत है, जो अपने जो भी वेंडर्स को, जो भी उनके टावर जिनसे वो लेते हैं, उन सबको पेमेंट करने के लिए, और 40,000 करोड़ का रेगुलेटरी पेमेंट 2026 FY में उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर वो ये पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं तो पिछले बार भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनकी कर्ज़ों को माफ़ करके उनमें शेयर होल्डिंग बढ़ा दिया था। अगर इस बार भी वो ये पैसा नहीं दे पाते हैं, और काफ़ी चांस है कि नहीं दे पाएंगे, तो गवर्नमेंट का 70% स्टेक इस कंपनी में हो जाएगा। गवर्नमेंट 70% इसकी ओनरशिप हो जाएगी और ये पूरी तरीके से पीएसयू के कैटेगरी में ये कंपनी आ सकती है। 7 से 8 हज़ार का लॉस हर महीने वो बेयर कर रहे हैं, हर क्वार्टर बेयर कर रहे हैं। तो इतना घाटा वो लगातार क्रिएट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं 2 लाख करोड़ का घाटा है। क्या एक आम आदमी, हमारे आपके जैसा कंपनी जो कंपनी चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, वो उसको इतना घाटा करने दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। तो ये जो इतना बड़ा कर्जा है, ये पैसा किसका है? क्या बैंकों से कर्जा लिया गया है? क्या किसी बड़े इन्वेस्टर से कर्जा लिया गया? इस पे अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाईली लाइकली कि ये इसमें काफ़ी बड़ा एक पोर्शन हमारे बैंक्स का भी होगा। तो अब कंपनी क्या सर्वाइव कर पाएगी? ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले कंपनी ने कहा है कि हम फंडिंग की कोशिश कर रहे हैं, कई पार्टी से बात कर रहे हैं। तो क्या सिचुएशन है फंडिंग की और इनके फंड के रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर जरा क्विकली देखते हैं। तो FY 26 में इन्हें 25,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, FY 27 में 36,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही इनको 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसे चाहिए। इस वक्त उन्होंने सिर्फ 2 सिटी में 5G की टेस्टिंग की है, जिसमें पुणे भी आता है, गांधीनगर भी आता है। इसके अलावा उन्होंने कहीं पे भी 5G रोल आउट नहीं किया है और इन 2 सिटीज़ में भी उन्होंने सिर्फ टेस्टिंग की है, इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो इनको इतना पैसा चाहिए अपने कर्ज़ों को देने के लिए, सरकार को देने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। तो अब वो कंपनी कह रही है कि हम 20,000 करोड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारा पैसा यकीन मानिए जो उनके ड्यूज़ है उनको देने में ही चला जाएगा, 5G अपग्रेड करने के लिए नहीं होगा। और जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक इनके पास नए कस्टमर्स भी आने मुश्किल हैं। और ये 3 पार्टी से बात कर रहे हैं फंड रेजिंग के लिए, और अगर खबरों की माने तो बहुत जल्दी ही इसकी वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो इन सब की वजह से जो है एक होप बन रही है इन्वेस्टर कम्युनिटी में कि शायद जो कंपनी फंड जुटा ले और सर्वाइव कर जाए। लेकिन मैंने आपके साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को शेयर किया कि अगर वो फंड रेज भी करेंगे तो क्या इतना कर पाएंगे कि वो सारे कर्जों को माफ़ कर पाएं? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अब आइए कुछ की डेवलपमेंट्स की बात करते हैं जिसकी वजह से कंपनी के फॉर्च्यून्स बदल सकते हैं और ये वापस से अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। तो क्या है वो, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला कि 5G रोल आउट, इस पर हमें वॉच रखना है कि 5G रोल आउट के फ्रंट पर वो क्या कर रहे हैं, क्या उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर 5G रोल आउट करने जा रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी अभी भी सर्वाइवल मोड में है। वो कंपनी अभी अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। दूसरा, फंडिंग सक्सेस। अभी अगर खबरों के माने तो जल्दी ही इसकी न्यूज़ आने वाली है। अब देखना पड़ेगा कौन पैसे दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, कितने साल के लिए गारंटी दे रहा है। देखिए, इस तरीके की कंपनी में अगर कोई पैसा लगाता है तो बहुत सोच समझ के लगाएगा। हाँ, अगर आप किसी बैंक से को खिला पिला के अगर वहाँ से फंड ले आए तो वो मैं उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानूंगा। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर का पैसा आता है, अभी दोस्तों कुछ महीने पहले ऐसी एक र्यूमर उड़ी थी कि इलॉन मस्क इस कंपनी में पैसे लगा रहा है, बाद में कंपनी ने उसे जो है पूरी तरीके से नकार दिया।
और जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस पहले काफ़ी चढ़ा भी फिर गिरा भी, लेकिन हु नोस क्या ऐसा हो सकता है हम नहीं कह सकते, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरीके के रूमर्स के भरोसे तो हम पैसा नहीं लगा सकते, हमें कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट का स्टेक है, अब 30% का ओनरशिप गवर्नमेंट का है, हो सकता है आने वाले 2 सालों में 70% हो जाए, तो गवर्नमेंट वो स्टेक को लेकर करेगी क्या? ऑब्वियसली वो एक कोई नया पीएसयू तो बनाने जा नहीं रही है, क्योंकि पीएसयूज तो बेचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टेक को किसी ना किसी को बेचा जाएगा। अब वो स्टेक किसे बेचा जाएगा? एक स्पेकुलेशन ये भी है कि अदानी जी ने स्पेक्ट्रम खरीदा था पिछले साल, हालांकि उन्होंने इसको नकार दिया कि हम इसे कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं खोलने जा रहे हैं और उसे हम अपने यूज़ के लिए करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस कंपनी को अदानी जी को बेच दिया जाए स्टेक? वी डोंट नो दैट। ये सारी स्पेकुलेशंस है, मार्केट स्टोरीज है, इनके बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट इस स्टेक का क्या करेगी, क्योंकि वो हमेशा इस स्टेक को नहीं रख सकती। और एक और फैक्टर जो पॉजिटिव है, विच इज प्रोबेबली द ओनली पॉजिटिव इन दिस कंपनी राइट नाउ, इसका आरपीयू पिछले 10 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। तो ये होप देता है कि अभी भी इनके कस्टमर्स इन पे जुड़े हुए हैं, उनके सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो इन फ्रंट पे हमें वॉच रखना है, और अगर यहाँ पर अच्छी कोई खबर आती है तो भी ये स्टॉक अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है। अदरवाइज जिस तरीके के कर्जे इसने एक्यूमुलेट कर लिए हैं, तो कहीं उसकी हालत भी बिग बाज़ार या उस तरीके की कंपनी की ना हो जाए। अब यहाँ पर अगर हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, अगर हम इस पे बात करें, तो दोस्तों मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, करीब 8-9 महीने पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, और मैंने उसमें आपके साथ कुछ डेटा प्रेजेंट किया था कि किन किन कंपनीज़ में एफआईआईज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 8-9 महीने पुरानी बात है, जब हम करीब यहाँ पे थे, और एफआईआईज जिन कंपनीज़ में स्टेक बढ़ा रहे थे और रिटेल वाले घटा रहे थे, उसमें से आइडिया भी एक कंपनी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि अभी भी इसमें काफ़ी लोगों का, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। कंपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है फंडिंग का। मैंने वो फैक्टर्स भी आपके साथ शेयर किए जो इस कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं सारे डेटा को देखूं और उसके बेसिस पर बात करूं, तो क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? ये स्टॉक अगर प्योरली फंडामेंटल्स के बेसिस पर देखेंगे तो एब्सोल्युटली नो। लेकिन अगर फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने का हम वेट करते हैं तो क्या होगा? स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग जाएगा और हम उस मूव को भी कैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और आप इस तरीके के मल्टी बैगर स्टोरीज, टर्न अराउंड स्टोरीज को ढूंढ रहे हैं कि जिसमें रिस्क अगर आप देखें तो सिर्फ 16 रुपये का ही है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करते हैं। तो अगर आप इस तरीके का एक रिस्की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं एंड आप माइंड नहीं करते कि अगर आपका पैसा ज़ीरो भी हो जाए तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तभी आप इस स्टॉक को लगा सकते हैं। तो मेरा व्यू ये है कि अगर आप एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप की स्ट्रैटेजी चाहते हैं, एक मल्टी बैगर जिसमें से 8 गुना 10 गुना रिटर्न आपको मिल जाए, तभी आप इस स्टॉक पे लगाइए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस स्टॉक के ज़ीरो होने के भी पूरे चांस हैं। तो अगर आप इस पे लगाना चाहते हैं तो आपका करंट प्राइस पे एंट्री अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको एक सेकेंड लॉट 8 रुपए के आसपास भी रखना पड़ेगा और तभी आप इस स्टॉक में कूदें। वन सेकेंड दोस्तों, ये बहुत ही एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है और आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट इसमें जीरो हो सकती है जिस तरीके की कंपनी की फंडामेंटल सिचुएशन है। लेकिन अगर इसमें एक टर्न अराउंड होता है तो हमें शार्प अप मूव भी देखने को मिल सकता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम का दोस्तों मैंने पिछले 2 वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे, उसमें मैंने आपके साथ शुरू में ही शेयर किया था कि उनका यूपीआई का बिजनेस अब बंद होने वाला है, वो यूपीआई किसी और बैंक में जा सकता है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है और एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। पॉजिटिव कैसे है? आज ही आरबीआई ने ये कहा है कि अगर एनपीआई से नेशनल पेमेंट कमीशन जो है, अगर वो इजाज़त देता है तो उसकी जो यूपीआई है उसमें @पेटीएम लगा के इसे दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये पॉजिटिव न्यूज़ कैसे है? ये एक होप देता है कि पेटीएम का बैंकिंग सिस्टम तो बंद हो जाएगा लेकिन उसका यूपीआई एज इट इज़ दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो लोग उसकी
ऐप को यूज़ करते रहेंगे, उसका जो ऐप का ट्रैफिक है वो बरकरार रहेगा। तो ये थोड़ी सी एक होप देता है कि पूरी कंपनी बंद नहीं होने वाली। देखिए दोस्तों, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पेटीएम के दो बिजनेस थे, एक बैंकिंग था और बाकी दूसरा जो उनका ऐप का बिजनेस था। अब बैंक उनका तो बंद है, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। आरबीआई ने यह कह दिया कि भाई आपका बैंकिंग बिजनेस बंद है, तो जो उन्हें करना है वो इसी में करना है। अब उनकी जो वैल्यू थी वो मेनली बैंक की वजह से भी काफ़ी थी। उनकी खुद की जो ऐप में ट्रैफिक था वो भी एक कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन बैंकिंग बिजनेस की वजह से भी उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस थी। तो अब अगर हम बात करें, बैंकिंग उनका क्लोज्ड है और जो भी उनके पास बिजनेस है वो उन्हें ऐप से ही अब इवॉल्व करना है। इस वक्त अगर आप देखें तो दो बड़े फैक्टर्स पेटीएम के लिए एप्लीकेबल है। पहला ये कि देखिए, जब बैंकों का जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, वो ये कह दिया कि भाई आपके बुक्स में क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, कोई और क्या कह सकता है, कुछ कहने को बचा नहीं। उन्होंने कह दिया भाई आपके तो बुक्स में गड़बड़ी है। तो पहली तो बात यह है कि एक आपके उसमें क्वेश्चन मार्क बन गया। अब आप कि कोई आपका रेगुलेटर आपके ऊपर जब क्वेश्चन मार्क लगा देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू कम क्लीन एंड टू शो कि भाई देखिए हम ये सब नहीं कर रहे थे, हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए। तो वो एक बड़ा जो दाग है उसे हटाना पड़ेगा। अब वो दाग हटाने का एक ही तरीका है कि एक नया बोर्ड हो या कंपनी का टेक ओवर हो। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो अगर ऐसा होता है तभी ये स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अब अगर हम इस फैक्टर को छोड़ दें और हम एक उनके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो आपका बैंकिंग का बिजनेस चला गया, अब आपके बाकी चीज़ें बड़ी, आपका ऐप है, आपका मार्केट प्लेस है, आपकी ब्रोकरेज सर्विसेज है, तो वहाँ पे अभी इस वक्त बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अभी भी 400 रुपये का स्टॉक थोड़ा महंगा है मुझे लगता है। अगर मैं उनके जो आरबीआई का जो क्वेश्चन मार्क है उस फैक्टर को हटा दूं और मैं स्टॉक में खरीदने की कोशिश करूं, तो मेरा बाय प्राइस क्या होगा? मेरा बाय प्राइस शायद 100-120 रुपए के आसपास होगा। इन जनरल मेरा ये व्यू है कि इस वक्त वी नीड मोर क्लैरिटी, मोर विजन कि आगे कंपनी का डायरेक्शन क्या होगा, मैनेजमेंट का क्या होगा, क्या टेक ओवर होगा, क्या सेल ऑफ होगा, क्या होगा। अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। डायरेक्शन के बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कम से कम मुझे इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो पेटीएम में मैं इस प्राइस पर इस वक्त किसी भी हालत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ये मेरा व्यू है। तो दोस्तों, मैंने अपने दोनों स्टॉक के लिए अपना व्यू शेयर किया। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इन दोनों में से कौन सा स्टॉक बेटर है, या दोनों स्टॉक को ही आप पूरी तरीके से मिस करना चाहते हैं? अपना व्यू, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।